मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। जिससे एकदम कंप्लीट आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रिवीजन हम देख रहे हैं। ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे पहले वो देख लें। क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लाए, ठीक है। क्योंकि बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई थी। कौन कौन से ड्रॉबैक थे इसकी, किस किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये। इट कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 एक डायमैग्नेटिक है, जबकि अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये कैसा निकल कर आता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। जो हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस थे उनमें अगर इसमें इवन था वहां तो आराम से पेयरिंग कर रहा था, बॉन्डिंग कर रहा था, मगर जहां पे ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस था उस केस में सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही थी बॉन्डिंग की, कौन, बीबीटी। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस हीलियम 2 प्लस ETC। इस टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एग्जिस्टेंस को बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा, both valency bond theory and molecular orbital theory are based on electron wave nature of electron। दोनों ही थ्योरी, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दोनों ही थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पे क्या है, बेस्ड हैं। चलिए, both valency bond theory and molecular orbital theory are based on the combination of atomic orbital। दोनों ही में क्या है, कैसे डिफाइन होती हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या करती हैं, एक न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं। दोनों इसी थ्योरी पे क्या है, बेस्ड हैं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन कंबाइन विद ईच अदर, but according to the molecular orbital theory all atomic orbitals which have almost same energy and have same symmetry can combine with each other। सिमेट्री भी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की सिमेट्री नहीं, स्ट्रक्चरल सिमेट्री, ठीक है, स्ट्रक्चरल नॉट इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। तो किसकी सिमेट्री की बात करी है, स्ट्रक्चरल सेम हो, स्ट्रक्चरल सिमेट्री हो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिमेट्री हो क्या ना हो, ठीक है। तो बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, वे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती थी जो क्या है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। मगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी। बस कंडीशन क्या है कि उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, और उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम, ऑलमोस्ट सेम हो, और उनमें क्या हो, सिमेट्री हो, वे ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएंगी, सब कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये किसकी थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती थी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसी ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो सकती हैं जिनकी बस एनर्जी क्या हो, सेम हो, और सिमेट्री, स्ट्रक्चरल सिमेट्री हो। चलिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी तो क्या होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही थी। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या था, अकॉर्डिंग टू द MOT, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। वहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही थी, यहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, जिनमें से एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में की जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से बढ़ गई थी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो गई थी, कम। MOT इज बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाती है, किसमें, सेम फेस में। बस उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, साइज उनका सेम, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, या फेस से, या तो सेम ओरिएंटेशन में हो, मतलब सेम ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सेम ओरिएंटेशन मतलब या तो प्लस प्लस फेस या माइनस माइनस फेस, क्लियर, मतलब प्लस माइनस फेस इस टाइप से। अगर सेम फेस में है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बनाते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर डिस्ट्रक्टिव है, मतलब प्लस और माइनस फेस है,
तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव होता था और वहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर जाते थे, जिससे क्या बनती थी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें क्या है, जैसे 1s दो ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी 1s आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी, ऐसे 2s और 2s आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सी, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी। ऐसे यहाँ पे p की 3 ऑर्बिटल्स हैं, p की 3, तो px के साथ, py के साथ और pz के साथ। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब px pz के साथ नहीं करेगी, px के साथ, py के साथ और pz के साथ। क्लियर। चलिए, तो px के साथ कर सकती है, px py के साथ नहीं करेगी, उसमें फिर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। तो इससे भी क्या होगा, px मिलकर कंबाइन बनाएंगे, क्या बना देंगे, अगर मान लीजिए ये एक्सल न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं कोई सी एक को, किसको मान ले, मान लो जेड न्यूक्लियर एक्सिस है, तो जेड क्या बनाएगी, सिग्मा, बाकी क्या बनाएंगे, पाई। तो 2pz आपस में कंबाइन होंगी, क्या बनेंगी, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz एंटी। और फिर px और py आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग और एंटी पाई बॉन्डिंग। तो 2px अगर कंबाइन होगी तो उससे बनेगा पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही py भी आप क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड, तो पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। चलिए, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन वेव, ये टू इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसे तो ऑर्बिटल बोलते हैं, किसमें, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। चलिए, तो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन वेव या कह सकते हैं ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब दो इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइन होंगी या दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगी, तो यहां पे क्या होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर दो वेव सेम फेस में कंबाइन हो रही तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, और दो वेव अपोजिट फेस में कंबाइन हो रही तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो अगर सेम फेस में कंबाइन होंगी तो उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, और उस केस में जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट जो वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के। तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी। और फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, तो वहां पे क्या बनेंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वहां पे बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जब दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंस्ट्रक्टिव हो, यानी कि सेम फेस में कंबाइन हो, तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जिससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो ऑर्बिटल बनेगी, जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज। तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी मिनिमाइज कब होगी, एनर्जी रिलीज हो गई होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो ओवरऑल प्रोसेस की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम। जो एनर्जी कम हो गई तो वो क्या हो गया, स्टेबल। और स्टेबल जो ऑर्बिटल्स है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, या स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई। ठीक है, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है, जिससे कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अगर डिस्ट्रक्टिव, अगर अपोजिट फेस में दो इलेक्ट्रॉन वेव अपोजिट फेस में जुड़े तो वो क्या दिखाएंगे, डिस्ट्रक्टिव। उस केस में ये एक दूसरे का अपोजिट होंगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे बॉन्ड के चांस नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो इस टाइप की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर गए होंगे, और रिपेल कर गए होंगे तो एनर्जी बढ़ गई होगी, और एनर्जी बढ़ गई होगी तो स्टेबिलिटी कम हो गई होगी। तो इसकी जो एनर्जी है, इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक हो जाती है। चलिए, जैसे हमारे पास दो एटॉमिक वेव है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेव। इनका दोनों का फेस क्या है, सेम। देखिए, अगर ये ऊपर प्लस में है तो ये भी प्लस में जा रहा है, अगर ये डाउन में आ रहा है तो वो भी डाउन में आ रहा है। तो दोनों सेम फेस में, तो क्या दिखाएंगे, ये कंस्ट्रक्टिव दिखाएंगे। और कंस्ट्रक्टिव होकर इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका दोनों का फेस, दोनों की जो साई है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है साई, वो क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, वो किससे निकलती है, साई स्क्वायर से। और साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई होगी, दो न्यूक्लियाई के बीच में। दो न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियस ये होगा, एक इस एटम का न्यूक्लियस होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी। और इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और यही जो ऑर्बिटल, ये जो नई ऑर्बिटल बनेगी, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कैसी ऑर्बिटल,
बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर दो इलेक्ट्रॉनिक वेव अपोजिट फेस में हो, ये अप जा रहा है तो वो डाउन जा रहा है, तो दोनों अपोजिट फेस हैं, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होगा? इसमें दोनों वेव आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। अगर फाई ए बड़ा है, इसका ए का एम्पलीट्यूड बड़ा है बी से, तो क्या होगा? तो ये ए माइनस बी, और अगर बी का बड़ा है तो ये, तो क्या होगा? कोई सा भी बड़ा हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है, बी माइनस ए हो सकता है, दोनों इक्वल होंगे तो कोई भी वेव नहीं आएगी यहाँ। तो या तो वेव आएगी नहीं, जीरो एम्पलीट्यूड होगा, या वेव बहुत छोटे एम्पलीट्यूड की आएगी। तो यहाँ पे जो साइज स्क्वायर है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और डिक्रीज हो जाएगी तो इंटेंसिटी डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई क्या हो गई होगी? घट गई होगी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। अब ये दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बीच में क्या हो गई होगी? जीरो। तो एक नोडल प्लेन क्या हो गया होगा यहाँ? जनरेट। और इस टाइप के इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर गए होंगे, और जब रिपेल कर गए होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो गई होगी, और स्टेबिलिटी कम हो गई होगी तो एनर्जी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। किसकी? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। वहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गए होंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, और जहां भी अट्रैक्शन फोर्स होता है वहां एनर्जी बढ़, वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी कम। तो इसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसकी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी? जीरो। तो ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एक एडिशनल नोडल प्लेन होता है। इसमें नोडल प्लेन जीरो, और इसमें नोडल प्लेन कितना है? 1। अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगी? ये जीरेड कहलाती है। जिसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो या कोई भी नोडल प्लेन ना हो तो उसे बोलते हैं जीरेड, और जिसमें ओड नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो उसे क्या बोलते हैं? अनजीरेड। देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हम एस एस ओवरलैपिंग देख रहे हैं। एस एस कौन सी? एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर एक्सियल कॉम्बिनेशन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और लेटरल ओवरलैपिंग यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। चलिए, तो अगर हम 1s एक्सियल ओवरलैपिंग देख रहे हैं तो एक एस ऑर्बिटल ये, एक एस ऑर्बिटल ये, और दोनों सेम फेस में है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों का फेस सेम है, तो क्या सेम फेस में है तो क्या बन जाएगी? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे? इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, और ये क्या बन जाएगा? बॉन्डिंग। तो इसमें बनेगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s। सिग्मा इसलिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना है, और 1s इसलिए 1s के बीच में, तो ये कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? ग्रेड, या कह सकते हैं सिमेट्रिकल है। इसमें अगर हम बात करें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और नोडल प्लेन अगर इसमें देखें तो जीरो होगा, और जीरो नोडल प्लेन है तो क्या कहलाएगी? जीरेड। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ एक प्लस फेस हो जाए, एक माइनस, 1s आपस में कंबाइन हुई अपोजिट फेस में, तो अपोजिट फेस है तो क्या बनेगी? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे न्यूक्लियस से, तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ एक नोडल प्लेन जनरेट हो जाएगा, और ये कहलाएगा सिग्मा 1s एंटी। इस एंटी को कैसे इंडिकेट कर देते हैं? स्टार से। तो ये एंटी हो गया, और ये क्या कहलाएगा? इसमें एक नोडल प्लेन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? अनग्रेड। नंबर ऑफ नोडल प्लेन अगर कितने हो जाए? ऑड, और ये नंबर कितना है नोडल प्लेन का? 1 का मतलब ऑड, और ऑड है तो क्या कहलाएगा? अनजीरेड। ठीक है। और ये कैसी होगी? अनसिमेट्रिकल। देखने में तो सिमेट्रिकल लग रही साहब, बिल्कुल मिडिल कर दें तो जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ प्लस है, इधर क्या है? माइनस है। तो दोनों के साइन अलग हैं। इधर जाने से अगर लेफ्ट साइड जाने से प्लस आ रहा है तो राइट साइड जाने से माइनस आ रहा है, इसलिए इसमें सिमेट्री नहीं है। अगर पूछ ले सिमेट्रिकल है तो क्या होगा? एसिमेट्रिकल है ये। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या है? जीरो हो या इवन हो तो वो क्या कहलाती है? जीरेड, और नंबर ऑफ नोडल प्लेन ओड हो तो वो क्या कहलाती है? अनजीरेड। ठीक। ये कह रहा है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल अलोंग द 180। छोड़िए आप इसकी बात, यहाँ देखियो। ये तो वो कह रहा है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मिडिल पॉइंट से लेफ्ट राइट जाने पर अगर सेम साइन पड़ रहा है, तो एक तो तरीका ये है जीरेड अनजीरेड को छांटने का। एक तरीका क्या था कि मिड पॉइंट छांटिए, मिड पॉइंट से लेफ्ट और राइट जाने पर अगर सेम साइन आता है तो क्या कहलाएगी? वो जीरेड, और सेम साइन नहीं आता तो वो क्या कहलाती है? अनजीरेड। तो ये वही बात लिख रही है। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें 2s की एक्सियल ओवरलैपिंग कर लें, तो 2s किस में हो जाए? जब 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक बन जाएगी बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो गई होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा हो गई होगी। ठीक है। तो ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग है, ये सिग्मा 2s एंटी मतलब स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग है। चलिए, अब अब बात करेंगे 2p की। 2p में तीन होंगी, 2px, 2py, 2pz। मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको मान लेता हूं? अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में किसको मानता हूं? मान लीजिए जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानूंगा, तो जेड के अलोंग तो क्या होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, बाकी सब क्या होगा? बाकी सब में क्या हो जाएगा? लेटरल। जैसे आप देखिए जैसे हमारे पास ये है,
ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस को एक्सियल ओवरलैपिंग करूं तो इनमें तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, देखिए इन दोनों में तो बनेगा सिग्मा, और इनमें इनमें क्या बनेगा, ये साइड से चिपकेंगी, पाई बनेगा। अगर मैं इसको मान लूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगी, ठीक है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये क्या करेंगे, देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इनमें क्या बनेगा, पाई, और इसमें भी क्या बनेगा, पाई। तो कोई सी को भी आप क्या करें, इसको मान लें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसमें सिग्मा बनेगा, बाकी सब में क्या बनेगा, पाई। तो अगर जेड को मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूं, तो देखिए अगर z को मैंने क्या मान लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो z में बनेगा सिग्मा, बाकी x में और बाई ओवरलैपिंग में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो अगर 2pz एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा हूं, एक्सियल क्यों होगी इसमें ओवरलैपिंग, क्योंकि अगर ये हमने z को क्या मान लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, तो ये इसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और एक्सियल ओवरलैपिंग ये होगी pp ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग क्या कर देंगी, ओवरलैप। अगर प्लस प्लस सेम सेम फेस में, जरूरी नहीं कि प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो जाए, तो प्लस प्लस जुड़े या माइनस माइनस जुड़े, सेम फेस अगर आपस में जुड़ रहा है तो क्या बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्या होगा इसमें, अब ये दोनों लोब एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो अट्रैक्ट करके यहां दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो लोब ओवरलैप हुआ उसका साइन प्लस था, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे, और ये अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। जो लोब ओवरलैप करेंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी इधर खिंच जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन भी इधर खिंच जाएंगे। तो जो लोब क्या करेगा, कंबाइन करेगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, और जो कंबाइन नहीं करेगा वो छोटे होंगे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएंगे। क्लियर। तो ये बनेगी सिग्मा 2p। सिग्मा क्यों, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, 2p है तो 2p, ठीक है, तो सिग्मा 2p। और ये क्या होगा, इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें नोडल प्लेन देखूं तो ओवरऑल नोडल प्लेन तो क्या है, 0 है। देखिए इस p ऑर्बिटल में एक, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है, तो इसमें एक नोडल प्लेन ये होगा और एक नोडल प्लेन ये होगा। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल के हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर नोडल प्लेन पूछे तो इसमें 0 है, 0 के लिए क्या होगी, ये जीरेड होगी। और वैसे भी देख लो, सेंटर से इधर जाऊंगा तो माइनस, इधर जाऊंगा तो भी माइनस, तो सेम साइन आ रहा है, तो क्या कहलाएगी, जीरेड। यहां देखिए अगर ये एक प्लस लोब हो और एक माइनस हो तो ये अपोजिट फेस है, अपोजिट फेस है, तो अपोजिट फेस में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब के इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, तो जो रिपेल करेंगे वो लोब छोटे हो जाएंगे और अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, बड़े। तो ये लोब छोटे हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, बड़े। इसमें दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ 0, और 0 हो जाएगी तो एक एडिशनल नोडल प्लेन जनरेट हो जाएगा। तो देखिए उसमें नोडल प्लेन क्या था, 0, और इसमें नोडल प्लेन 1 आ गया है, किसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल, किसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग का, ठीक है, बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एडिशनल नोडल प्लेन होता है, किससे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अगर बॉन्डिंग में 0 नोडल प्लेन है तो एंटी बॉन्डिंग में 1 होगा, और ये एक नोडल प्लेन से क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अनजीरेड। या कह लो, देखो मिडिल पॉइंट यहीं तो होगा, इसके इधर जाऊं तो प्लस साइन पड़ रहा है, इसके इधर माइनस पड़ रहा, आगे जाऊं तो इधर माइनस पड़ रहा, और आगे जाऊं तो इधर प्लस पड़ रहा, तो साइन अपोजिट पड़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, ये अनजीरेड। और इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 2pz एंटी। देखिए अब 2px अगर हमने z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, तो अब इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, कोलेटरल। कोलेटरल मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग, या हेड, जिसे क्या बोल सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। क्योंकि z हमने क्या मान रखी थी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो अब जो px है वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगी। अब प्लस प्लस से जुड़े और माइनस माइनस के साथ हो तो क्या कहलाएगा, सेम फेस, और सेम फेस होगा तो क्या होगी, बॉन्डिंग। तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये बना देंगे, और ये माइनस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, पाई 2px, ठीक है। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो पाई बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, 2px के, तो पाई 2px, ये क्या होगी, बॉन्डिंग। एक क्या हो रहा है, इसमें एक नोडल प्लेन आ रहा है, और एक नोडल प्लेन आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, अनग्रेड, ठीक है। और ये कैसी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक जितनी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आई थी वो सब क्या थी, जिरेट थी, मगर ये कैसी आ गई, अनजिरेट आ गई, क्योंकि इसमें एक नोडल प्लेन आ गया। यहां देखिए अब क्या है, अगर ये अपोजिट फेस में जुड़े, प्लस के साथ माइनस जुड़े और माइनस के साथ प्लस जुड़े, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे, तो एक दूसरे के दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो दूर भाग जाएंगे, तो एक नोडल प्लेन तो ये है जो न्यूक्लियस से पास होगा, और एक नोडल प्लेन ये है, तो इसमें नोडल प्लेन कितना आ जाएंगे, 2, और 2 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी जीरेड। कैसी कहलाएगी ये क्या है, पाई बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो पाई बॉन्ड, तो पाई 2px, मगर अपोजिट फेस में है तो क्या होगा, एंटी, तो क्या लग गया, स्टार, तो ये पाई 2px एंटी। इसमें नोडल प्लेन कितने हो गए, 2, और 2 हो गए तो इवन, इवन हो गया तो जीरेड। नेक्स्ट देखिए दूसरा, अगर हम बात करें, ये देखिए 2py और 2py, जब हमने z क्या मान लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो x और y में तो अब क्या होगी, कोलेटरल होगी, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो 2px 2py 2py आपस में कंबाइन हो जाए तो इनमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, एक
बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, बिल्कुल इसी टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो मैं दोबारा से नहीं बना रहा हूँ। पाई टू पी एक्स और एक पाई टू पी, वो पाई टू पी बाई और एक पाई टू पी बाई एंटी, तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर हम क्या करें एस और पी जेड, देखिए पी जेड क्या है, पी जेड एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानिए और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानिए, तो वो एस ऑर्बिटल के साथ एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगी, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो किसका, केवल पी जेड का। अगर पी वाई या पी एक्स ले लूंगा तो वो कैसा आ जाएगी, वो इसके ऐसा आ जाएगी साइड वाइज। समझ में आ रही बात नहीं? देखिए एस तो ऐसे रहेगी, अगर मैं पी जेड ले रहा हूं तो ये आ रही है लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और अगर पी एक्स या पी वाई ले लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, साइड वाइज हो जाएंगे ऐसे। तो चलिए उस केस में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस केस में प्लस उसके माइनस, इस लोब के देखिए इस प्लस लोब के साथ भी कंबाइन होगा और माइनस लोब के साथ भी, और दोनों के साथ कंबाइन हो जाए ऐसा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो इस केस में देखिए तो एस के साथ क्या होगी, वो एस के साथ वो पी कंबाइन हो सकती है जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो एस के साथ क्या हो गई, पी जेड हमने कर ली, प्लस प्लस के साथ कंबाइन हो गया तो बॉन्डिंग हो जाएगी। ये दोनों लोब आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों लोब आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होकर बड़ा हो जाएगा, और ये लोब क्या हो जाएगा, छोटा, और ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनमें। तो सिग्मा और किसके बीच में, एस और पी के बीच में बना है, तो सिग्मा एस पी, और कैसी है बॉन्डिंग। इसमें नोडल प्लेन क्या होगा, जीरो। खुद का मोलिकुलर ऑर्बिटल का तो कोई नोडल प्लेन होगा नहीं। हाँ ऑर्बिटल नोडल प्लेन देखें तो एक है, ये ऑर्बिटल का नोडल प्लेन इस पी वाली का। तो इसमें ग्रेड है कि अनग्रेड है, तो जब भी एस, अगर एस एस पी पी डी डी कंबाइन हो तो क्या है, ग्रेड अनग्रेड डिफाइंड होता है। मगर जब एक एस हो और एक पी हो इस टाइप से, मतलब डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करें, तो उस केस में ग्रेड और अनग्रेड, मतलब जिरेड और अनजिरेड क्या है, डिफाइंड नहीं होता। यहाँ देखिए एस और पी का कॉम्बिनेशन हुआ, आपके प्लस के साथ माइनस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आपके एंटी बॉन्डिंग होगी, तो आपके ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, तो आपके ये लोब भी इधर भाग जाएगा और ये लोब भी इधर भाग जाएगा, तो ये इधर भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नोडल प्लेन जनरेट हो जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में, एस और पी के बीच में, तो सिग्मा एस पी, मगर कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। चलिए ये कह रहा है पेयर ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर, हमें वो ऑर्बिटल्स के पेयर बताने जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स किन्हें बोलते हैं, जिनकी एनर्जी क्या हो और सेम हो, जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, और जिनकी एनर्जी डिफरेंट होगी वो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में नहीं आती। तो जैसे 1s 2s, 1s 2s की एनर्जी सेम हो ही नहीं सकती, एक सेकंड सेल की और एक फर्स्ट सेल की है। ठीक है, एक फर्स्ट की और एक सेकंड की, तो इनकी एनर्जी, इनकी क्या है, कभी भी एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं होंगी। ये 2s है और ये 2p है, तो 2s और 2p इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है मगर जीरो नहीं होता, क्योंकि ये सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल, वो भी सेकंड सेल, मगर ये एस सब सेल है और वो पी सब सेल। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल की ओवरऑल एनर्जी देखूं तो वो किससे निकलती है, आप बाउ रूल किससे, एन प्लस एल रूल से। तो एन प्लस एल जिसका अधिक है उसकी एनर्जी अधिक होती है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसका एन कितना है 2 और इसका भी एन कितना है 2, मगर इसका एल क्या है 0 है और इसका एल कितना है 1, तो इसमें एन प्लस एल आएगा 3 और इसमें एन प्लस एल कितना आएगा 2। तो इन दोनों की एनर्जी कभी सेम नहीं होगी। बात करें 2px और 2py, हाँ तो ये सेम सेल की भी है और सेम सब सेल की भी है, तो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो इनकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये 2px और 2py, तो ये क्या कहलाएंगी, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम। तो ये आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए, ये 3pz है, 3pz स्क्वायर और 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी थर्ड सेल की है, ये भी थर्ड सेल की, ये भी डी सब सेल की, ये भी डी सब सेल की। अब डी सब सेल की कौन सी ऑर्बिटल है इससे मतलब नहीं है, ये सेल भी सेम है और सब सेल भी सेम है, तो इनकी दोनों की ऑर्बिट एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और सेम होगी तो ये भी क्या कहलाएंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो आंसर ये भी हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये है 2 पाई 2px और पाई 2py। मैंने आपको बताया था जब मॉलिक्यूलर, जब क्या करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की दोनों की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट, मगर पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी हमेशा क्या आती है, सेम। ऐसे ही पाई 2px एंटी और पाई 2py एंटी, उनकी एनर्जी भी क्या आती है, सेम। तो बॉन्डिंग की एनर्जी सेम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सेम होती है। किसमें, किस केस में होती है, वो भी पाई वैल्यू में, सिग्मा वैल्यू में नहीं। सिग्मा बॉन्डिंग से एनर्जी हमेशा ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा एंटी की, चाहे कोई भी हो। मगर पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग दोनों की एनर्जी सेम। पाई 2px एंटी और पाई 2py एंटी, इन दोनों की एनर्जी सेम। तो पाई में जो एंटी है उनकी एनर्जी सेम होती है, और जो बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी सेम होती है।
तो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। और इस तो ये क्या कहलाएंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। यहाँ देखिए सिग्मा टू पी जेड और सिग्मा टू पी जेड एंटी, तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कभी सेम नहीं होती, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्डिंग से, तो ये भी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं कहलाएंगी। ये रहे पाई टू पी एक्स एंटी और पाई टू पी वाई एंटी। अभी मैंने बताया पाई की बॉन्डिंग बॉन्डिंग और पाई की एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, सेम, तो इसलिए क्या है, ये भी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। तभी तो इनमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरता था, उसके बाद पेयरिंग होती थी। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। और होम्स रूल कहता है कि ऐसी ऑर्बिटल जो डीजेनरेटेड है उनमें पेयरिंग स्टार्ट जब होगी जब वो पहले सिंगल फिल हो जाए। जैसे सिग्मा टू पी जेड और पाई टू पी जेड, ये सिग्मा है वो पाई है, कभी एनर्जी सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं कहलाएंगी। तो समझ में आ गई बात। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स किन्हें बोलते हैं, जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो 1s की एनर्जी सेम होगी, 2s की एनर्जी सेम होगी, 3p की एनर्जी सेम होगी, और 2p की एनर्जी सेम होगी, चाहे वो 2px हो, चाहे वो 2py हो, चाहे वो 2pz हो। 3D में चाहे कोई सी भी हो, 3DXY हो, 3DYZ हो, 3DZX हो, 3DZ² हो, 3DX²Y² हो, सबकी एनर्जी क्या होंगी, सेम। सेल सेम होनी चाहिए और सब सेल सेम होनी चाहिए। ऐसे ही बॉन्डिंग में अगर हम क्या करें, पाई बॉन्डिंग वाली की एनर्जी सब दोनों की सेम होगी, दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी सेम होगी। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कभी सेम नहीं होगी। अच्छा बात करें ये सब बातें 1s, अब 1s ये किस में देखा, 1s की एनर्जी सेम होगी, ये भी कब, जब हेट्रो एटॉमिक, जब होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो 1s है उनकी एनर्जी सेम होगी, या कार्बन कार्बन की जो 1s है उनकी एनर्जी सेम होगी। मगर मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ले लें तो कार्बन की 1s और ऑक्सीजन की 1s की एनर्जी सेम नहीं होती, तो वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स नहीं होती, तभी वो आपस में ओवरलैप भी नहीं होती थी, इसलिए क्या बनाती थी, वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s हमेशा कंबाइन हो ये जरूरी नहीं है। अगर 1s सेम एटम की हो तो एनर्जी तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगी। अगर एक 1s कार्बन की है और एक 1s किसकी है, ऑक्सीजन की है, तो वो कभी भी आपस में उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी और वो ओवरलैप भी नहीं करती। इसलिए वो क्या है, ना तो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती, ना ही एंटी बॉन्डिंग। वो कैसी बनाती है फिर, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1s और 1s हमेशा डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, तो आंसर होगा नो। अगर वो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हाँ सेम होगी, और अगर डिफरेंट एटम की हैं तो सेम नहीं होगी। चलिए खैर, एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो मैंने आपको बताया था कि जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऐसा कोई एटम हो, ऐसे एटम का न्यूक्लियस हो जिसका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन थे, फ्लोरीन थे, नाइट्रोजन, ठीक है, O2 F2 Ne2। तो मॉलिक्यूलर ये कह रहा है 4 मॉलिक्यूल्स स्पेसीज हैविंग, जिसका जेड क्या हो, 8 या 8 से बड़ा हो, या कह सकते हैं जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सिग्मा 1s एंटी, 1s जुड़ गए, फिर 2s जुड़ेंगे तो सिग्मा 2s एंटी, फिर 2px 2py 2pz, ये तीनों आपस में ऐड होंगी। तो पहले जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाली है, अगर जेड हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रखा तो वो क्या बनाएंगी, वो क्या कर देंगी, सिग्मा बनाएंगे। तो सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है तो इन्हें इजिकल टू लगा दिया। और फिर उसके बाद आता है पाई का बॉन्डिंग के बाद आता है पाई का एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी और पाई 2py एंटी, और दोनों की एनर्जी इनकी भी क्या होगी, सेम। और उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz एंटी। क्लियर, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। एक और खास बात ध्यान रखनी थी इसमें, इन केस में जब एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं, तो वहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं होती थी, किसकी, 2s और 2p की। तो 2s और 2p इंटरमिक्सिंग नहीं करती थी, और इंटरमिक्सिंग नहीं करती थी इसलिए क्या है, 2s और 2p क्या रह जाती थी, ये 2s और 2p एक दूसरे के पास रह सकती हैं। और तो और पहली तो बात तो है जिनमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती, और इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो 2s और 2p क्या रह सकती हैं, पास रह सकती हैं, ठीक, पहली बात, क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। अगर इंटरमिक्सिंग हो जाती तो एक की एनर्जी बढ़ जाती, एक की घट जाती, इसलिए 2s से दूर भाग जाती कौन, 2p। अब एक और खास बात मैंने बताई थी, जब इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती तो जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, सब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रही हैं। तो ये सब की सब किससे मिलकर बनी हुई है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स स्पेसीज हैविंग जेड, जिसका क्या हो, ऐसे एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, 8 से कम हो। कौन से मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे C2 B2 N2,
ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो। इन केस में मैंने आपको बताया था तीन मेनली मॉलिक्यूल होते हैं, कौन, B2, C2 और N2। इन तीनों में क्या होती है, मिक्सिंग होती है। इससे डाउन वाले, B2 से डाउन वाले जैसे Be2 या फिर Li2 या हीलियम 2, उनमें मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, मिक्सिंग सिर्फ किस में होगी, B2 में और C2 में और N2 में। और तो ध्यान रखना, इन केस में मिक्सिंग होती थी, और मिक्सिंग भी किस में होती है, 1s में तो मिक्सिंग होती नहीं, 2s और 2p में मिक्सिंग होती थी। और जब 2s और 2p में मिक्सिंग होती थी तो इसलिए 2s से दूर भाग जाता था कौन, ये सिग्मा 2p। तो सिग्मा 2s से दूर भाग जाता था कौन, सिग्मा 2p, क्योंकि पाई वालों में तो मिक्सिंग होती नहीं। पाई बॉन्ड तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा क्या बना सकती है, पाई बॉन्ड। हाइब्राइड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, हाइब्राइड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो इसलिए 2s और 2p जो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग भी किस में, तो इस केस में मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग भी किसकी होगी, 2s और 2p की मिक्सिंग होगी। और 2s और 2p में भी मिक्सिंग किसकी होगी, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। तो ये मिक्सिंग होगी, ये वाली मिक्सिंग होगी और ये वाली मिक्सिंग होगी। ये पाई वाली क्या होंगी, पाई वाली क्या होंगी, प्योर होंगी। ये प्योर p से मिलकर बनी होंगी, प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल से। और 2s से जो नीचे होंगी यानी कि 1s वाली, वो मिक्सिंग नहीं होंगी। तो 1s वाली मिक्सिंग नहीं होंगी, 2s वाली मिक्सिंग होंगी। 2 में जो भी है, 2 में देखिए 2s और 2p की मिक्सिंग होगी। सेकंड सेल वाली की जो ऑर्बिटल है वो मिक्सिंग होगी, और वो भी कौन सी, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो 2s और 2s एंटी ये मिक्सिंग वाली होंगी, और सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz एंटी ये दोनों मिक्सिंग वाली होंगी। मगर पाई वाली जो है वो मिक्सिंग वाली नहीं होती। पाई बॉन्ड हमेशा कौन बनाता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां पे क्या हो जाती है, इस केस में मिक्सिंग हो जाएगी। किस केस में, वो आपको मैंने बता दिया था, B2, C2 और N2, ये तीन मॉलिक्यूल हैं जहां पे S और P क्या हो जाती है, मिक्सिंग। S और P भी कौन सी, 2S और 2P मिक्सिंग होती हैं। और मिक्सिंग भी कहाँ होंगी, जहां सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। जो पाई बॉन्ड बनाएंगी वो मिक्सिंग नहीं होती, और 1s की कभी भी मिक्सिंग होती नहीं है। चलिए, क्योंकि 1s 2s के साथ में मिक्स नहीं हो सकती, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है। हाँ, 2s 2p के साथ मिक्स हो सकती है, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी स्मॉल क्या है, एनर्जी डिफरेंस क्या है, स्मॉल। चलिए, तो इस केस में जब एटॉमिक नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम हो, तो उस केस में यहाँ पे जो सिग्मा 2pz था वो पाई बॉन्डिंग से क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, 2s से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। क्योंकि जब ये क्या आपस में मिक्स होके क्या करती है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है। एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा तो सिग्मा 2s के कभी भी करीब नहीं हो सकती सिग्मा 2p। तो सिग्मा 2p को सिग्मा 2s से क्या होगा, दूर भागना पड़ेगा, तो इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, फ्रैक्शनल आ सकता है। मगर मैंने आपको बताया अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया या नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जीरो ही है, और बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल आया, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा आया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और जीरो या जीरो से छोटा आया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 से बड़ा आया है, 1 या 1 से बड़ा है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा मगर अनस्टेबल होगा। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर निकलता कैसे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का जो हाफ होगा वही क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है एक्चुअल में रियल डेफिनेशन बॉन्ड ऑर्डर की क्या है, दो बॉन्डेड एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर को। या बॉन्ड ऑर्डर किसको बताता है, दो बॉन्डेड एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बताता है। अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मगर हाइट जैसे H2+ एक ऐसा केस में जिसमें बॉन्ड ऑर्डर प्लस भी और नेगेटिव भी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, मैं समझा रहा हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो नेगेटिव है ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट टाइम के लिए नेगेटिव, छोटे से मोटे टाइम के लिए क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। ये नहीं कंटिन्यू नेगेटिव रहेगा, छोटे मोटे से टाइम के लिए। जैसे H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 2, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है।
तो देखिए H2 जब कंबाइन होंगे तो 1s और 1s, इस एक में क्या होगा, ये कैसा है, एक H है और एक H प्लस है, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक, और H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0। जब ये इसकी 1s और इसकी 1s आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंबाइन होने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं है, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो क्या ना हो इससे मतलब नहीं है, बस उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम, तो आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, और सिमेट्री सेम होनी चाहिए, मतलब एस एस। तो अगर एनर्जी सेम है और स्ट्रक्चरल सिमेट्री सेम है तो उस केस में क्या हो जाएंगी, वो आपस में मिक्स होकर एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बना देती है। तो ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा 2s, तो एक बॉन्डिंग हो गई, एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे कम हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग की इन दोनों से एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, बॉन्डिंग में, पहले लोअर एनर्जी सेल में बढ़ेगा फिर उससे हायर एनर्जी सेल ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकाल लूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 0, तो 1 माइनस 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, प्लस का हाफ आ रहा है। मगर क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इन इसकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी से क्या होता है, छोटा होता है। इसकी H2 के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है उससे क्या होता है, ये छोटा, मतलब ये क्या कर देगा, सराउंडिंग से एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटने से पहले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, और जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वो कितना हो जाएगा, 0, और एंटी बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, -1। तो यहां से क्या ऑर्डर आ जाएगा, कितना, -1/2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका -1/2 एग्जिस्ट कर जाता है, मगर ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कभी कभी ये क्या है, माइनस शो कर देता है, मगर ये नहीं कि हमेशा माइनस शो करेगा, कभी कभी आउटर सोर्स से एनर्जी को कैप्चर करके क्या करेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, मगर जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो वापस तुरंत क्या हो जाएगा, वापस नीचे भाग जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि स्टेबल नीचे जाकर होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा, +1/2। तो -1/2 बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर जाता है, वो भी किस केस में, H2 प्लस के केस में, और वो भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। चलिए, अगर हम डायटोमिक स्पेसिस की बात करें तो डायटोमिक स्पेसिस में जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब होती है, जब बॉन्ड की लेंथ छोटी हो, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के क्या होगी, इनवर्सली होगी किसी भी डायटोमिक स्पेसिस में। तो और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। चलिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम। Isoelectronic species have same bond order and magnetic nature, but bond length and bond strength different. ये कह रहा है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर और उनका मैग्नेटिक नेचर तो सेम हो सकती है, सेम होगी, हो सकती क्या होगी, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, सेम हो। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये कह रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो स्पेसीज हैं उनमें क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो सेम होगी किसके लिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए, मगर उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होंगी, डिफरेंट होगी। कैसे होगी वो समझेंगे अभी एग्जांपल में। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से ज़्यादा तो एमओटी वैलिड नहीं होगी। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें, अगर 10 वाले केस में निकालें तो 10 वाले केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 1। या तो आप ऐसे रख लो कितने एंटी बॉन्डिंग है कितने बॉन्डिंग है, मैंने आपको कई तरीके वो बता रखे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, 11 है तो क्या होगा 0.5, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 0.5 बढ़ता चला जाएगा। और कब तक बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, जब तक 3 ना आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम 3 होता है और 3 से बाद फिर घटने लगेगा। तो अब 10 से समझिए, 10 से कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1, 11 हो गया तो 1.5, 12 हो गया तो 2, 13 हो गया तो 2.5 और 14 हो गया तो 3। जब तक 3 नहीं होता तब तक बढ़ता चला जाएगा। 3 के बाद अब फिर घटने लगेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा। तो 15 पे हो जाएगा 2.5, 16 पे हो जाएगा 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे 0.5 और 20 पे फिर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए,
तो क्या हो गया, अगर हम बात करें मैग्नेटिक नेचर, तो मैग्नेटिक नेचर जब भी क्या होते हैं मैग्नेटिक नेचर में, मैंने आपको बताया जब भी क्या होगा, अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जहां भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, पैरा, और जहां पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, मगर किसको छोड़ के, टोटल नंबर ऑफ 10 संख्या को और 16 को। 10 वाले में क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और 16 वाले में भी इवन नंबर ऑफ अनपेड है, फिर भी नंबर ऑफ अनपेड कितने होते हैं, 2। ठीक, बाकी सब में इनके अलावा जो भी ऑड नंबर आएगा उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 0। और जितना भी ऑड नंबर आएगा उसमें अनपेड कितना होगा, 1। 11 है तो पैरामेट्रिक होगा, 1 अनपेड होगा। 12 है तो इवन है तो डायमेट्रिक होगा, 0 अनपेड होगा। 13 है तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया तो ये पैरामेट्रिक होगा और 1 अनपेड होगा। 14 है तो इवन है, और इवन है तो क्या होगा, डायमेट्रिक, और नंबर ऑफ अनपेड कितने होंगे, 0। 15 है तो कैसा नंबर है, ऑड, और ऑड है तो पैरामेट्रिक होगा और कितने अनपेड होंगे, 1। 16 का स्पेशल केस है, मैंने आपको बता रखा, इवन है ये तो डायमेट्रिक होना चाहिए, मगर ये पैरामेट्रिक होता है, और नंबर ऑफ अनपेड इसमें कितने होते हैं, 2। दो नंबर ऑफ देखिए, दो नंबर इवन ऐसे नंबर हैं 10 और 16 जिसमें क्या होगा, जो इवन होने के बावजूद भी पैरामेट्रिक होंगे, और पैरामेट्रिक भी ऐसे होंगे कि दो दो अनपेड वाले, दो अनपेड वाले यही है, नहीं तो सबके पास एक एक अनपेड है। ये जैसे 17 है तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो पैरामेट्रिक होगा और कितने अनपेड होंगे, 1। 18 है तो इवन हो गया, इवन हो गया तो डायमेट्रिक, और डायमेट्रिक है तो कोई भी अनपेड नहीं होगा, 0 अनपेड होगा। 19 है तो ऑड है, और ऑड है तो कितना होगा, 1 अनपेड होगा। और 20 इवन हो गया तो डायमेट्रिक, कोई भी अनपेड नहीं होगा। अरे बात समझ में नहीं, ये तो खैर चलिए, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो जाएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। यहाँ देखिए जी, अब कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, जब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएं, जब इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएं, 4 पे 2 - 2 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0, या 8 हो जाए, 8 पे 4 - 4 हो जाएगा, और यह क्या हो जाए, 20 पे 10 - 10 हो जाते हैं। तो 3 नंबर ऐसे हैं जिन पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, कौन कौन सा, एक तो जब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 4, जब टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाए 8, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 20। इन केस पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे क्वेश्चन पूछ ले, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और हीलियम 2 में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, मगर हीलियम 2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, हीलियम 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे। ऐसी Be2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि Be में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और Be2 में कितने हो जाएंगे, 8, और 8 का मतलब 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। तो Be2 एग्जिस्ट नहीं करता, मगर Be2 प्लस एग्जिस्ट कर सकता है, Be2 माइनस एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही नियोन Ne2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Ne2 का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, और 20 का मतलब 10 बॉन्डिंग 10 एंटी बॉन्डिंग, तो इसलिए नियोन 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, अब मैंने अभी बात करी थी आपसे कि अगर अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, उनका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, सेम होगा, मगर उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। बात कर लें जैसे N2 और CO, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। देखिए 7 + 7 कितना हो गया, 14, और ये 6 + 8 कितना हो गया, 14। तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3, और 14 के लिए कैसे नंबर है, ये इवन, और इवन का मतलब क्या होगा, डायमेट्रिक, तो ये भी डायमेट्रिक, ये भी डायमेट्रिक, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है 3 3, और दोनों की मैग्नेटिक नेचर भी सेम है, डायमेट्रिक, मगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनमें किसकी ज्यादा होगी, जब बॉन्ड एनर्जी का लेक्चर में ले चुका हूं, कैसे चेक करते हैं, पहले देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम है, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितनी है, 0, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 नहीं होगी, सी और ओ की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, डिफरेंट, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 नहीं होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, इसलिए CO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई, और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी इसमें ज्यादा और बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा, तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान रखना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर सेम होगी, मगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। चलिए बात कर लें, तो दोनों क्या थे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक थे, बोथ हैव द 14 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3, और दोनों क्या थे, डायमैग्नेटिक थे, मगर दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। चलिए, इफ 2 मोलिक्यूल्स स्पेसीज हैविंग सेम एटम हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर
देन स्पेसीज विच हैज द लेस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मोर स्टेबल। ये कह रहा है अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे हों जिनमें क्या है, नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, सेम बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ एटम भी बिल्कुल एक जैसे हो, तो फिर क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि फिर स्पेसीज क्या है, कि कौन सा स्पेसीज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कह रहा है लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किस में होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। या उल्टा कह लो, जितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम, उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाए, एटम भी सेम हो जाए, कुछ भी कंपेयर ना हो, बॉन्ड एनर्जी भी सेम, एटम भी सेम, तो फिर क्या चेक करते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी सेम, तो फिर क्या चेक करेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए विच राइट इस कॉन्फ़िगरेशन, ये कह रहा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिज्म। O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इसकी पैरामैग्नेटिज्म भी बताइए। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 जी, क्योंकि O एटम में होते हैं 8, और 2 O में कितने होंगे, 8 + 8 कितना हो गया, 16। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखें, 16 का मतलब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और 14 से ज़्यादा वाले के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये होगा सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी, सिग्मा 2s सिग्मा 2s एंटी, और सिग्मा 2p z। पाई से पहले कौन आ जाएगा, सिग्मा 2p, और सिग्मा 2p फिर पाई 2p बाई, फिर पाई 2px पाई 2p बाई एंटी, और उसके बाद सिग्मा 2p एंटी। चलिए, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, ठीक है, और ये 15 16। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कैसे, अनपेयर्ड वाले। तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो नेचर तो आ गई पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 तो एंटी बॉन्डिंग ये रहे, और 2 एंटी बॉन्डिंग ये रहे, और 2 एंटी बॉन्डिंग ये रहे। कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 16, 16 में से 6 एंटी बॉन्डिंग, तो 10 क्या हो गए, बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो 10 - 6 बाई 2 कितना आ गया, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 में कितना हो गया, 2। अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर मत निकालना, ये तो आपको बैलेंस बीबीटी थ्योरी, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से भी पता है आपको। O2 के बीच में, O2 में बॉन्ड कैसा होता है, O के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मत निकालना। N2 में तो पता ही है कि NN के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ी ना एक्सेप्शनल था। इसकी बात, एक्सेप्शनल बात तो क्या थी कि ये बीबीटी से बता रही थी कि डायमैग्नेटिक है, मगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे ही रहेगा। अब जरा समझिए, एक है HOMO। HOMO क्या है, हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, हाईएस्ट का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी वाली, एक्यूपाई मतलब इलेक्ट्रॉन रखने वाली। वो ऐसी ऑर्बिटल बताओ, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताओ जिसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रखती हो और जिसकी हाईएस्ट क्या हो, एनर्जी हो। तो ये सब इलेक्ट्रॉन रख रही हैं, यहां तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई भी, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन है, मगर इन सब में इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा इसकी, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। तो हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन हो गई, ये हो गई दोनों। इन दोनों में से किसकी हाईएस्ट एनर्जी है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो इसलिए दोनों में आंसर लिख दोगे। तो पाई 2p NT और या पाई 2p y, तो पाई 2p x NT या पाई 2p बाई NT, इन दोनों में से कोई सी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही की एनर्जी क्या है, सेम, और दोनों ही क्या होंगी, ये हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात करें लोवेस्ट अनएक्यूपाई ऑर्बिटल। लोवेस्ट का मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाली, और लोवेस्ट एनर्जी वाली भी कौन सी, अनएक्यूपाइड। तो अनएक्यूपाइड मतलब क्या होगा, वो पहली जहां भी इलेक्ट्रॉन, देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाके फिल हो वो क्या कहलाती है, हाईएस्ट। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके फिल हो गया हो वो कहलाएगी HOMO, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो उससे जस्ट अगली वो क्या कहलाएगी, LUMO। आगे बात समझिए, वो क्या होगी, लोवेस्ट अनएक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा हो वो कहलाएगी हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस ऐसे ध्यान रखो आप। तो जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ वो HOMO, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां खत्म हुआ उससे अगली क्या कहलाएगी, LUMO। नेक्स्ट देखिए, तो LUMO कौन हो गई, ये हो गई सिग्मा 2p z NT। किसके लिए, O2 मॉलिक्यूल के लिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होगी। चलिए, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस और H2 माइनस, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो देखिए H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,
H2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s, बॉन्डिंग में गए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक का एक बॉन्डिंग में चला गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो 2 माइनस 0 कितना आएगा 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो 1 माइनस 0 बाई 2 कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर हाफ यानी कि 0.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। 3 में क्या आएगा 2 बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो 2 माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर हाफ मतलब 0.5। तो अब स्टेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबल। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा क्या होगी बॉन्ड स्टेबिलिटी हो जाएगी, उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है H2 का, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हुआ H2। बात करें इन दोनों की तो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे देखो, दोनों एटम ही सेम है, दोनों ही एटम सेम है तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, इसमें एक एंटी बॉन्डिंग है तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। तो इसलिए H2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा किससे, H2 माइनस से। क्लियर। अब बात कर ले इनकी आयनेशन एनर्जी पूछ ले, इनकी बॉन्ड लेंथ पूछ ले, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी के उल्टा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी छोटी, उतना बॉन्ड छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ की बात कर पूछेगा तो स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी। पूछ ले आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसमें से जल्दी निकल कर भागेगी, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल कर भाग जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल में से, और सबसे मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पड़ा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में आता है। ठीक, तो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उतना स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे ज्यादा आयनिक एनर्जी होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और उस सबसे कम होगी एंटी बॉन्डिंग की, और बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में। मगर ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट एटम हो। ये तो मॉलिक्यूल ही सब सेम है, एक ही इनके पेरेंट्स एटम एक ही है, इनका पेरेंट्स एटम कौन है H2, तो H2 प्लस किससे बना H2 से ही, H2 माइनस भी किससे बना इससे, तो ये सब पेरेंट्स एटम इनका सब एक ही है, तो एक ही मॉलिक्यूल के आयंस हैं ये। तो इनमें आपको एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग इस टाइप से इतनी डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा सा देख लो, जैसे जैसे प्लस बढ़ता चला जाएगा, अगर किसी पे प्लस हो जाए तो प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए अगर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, प्लस बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा आयनिक एनर्जी किसकी होगी, जिस पे प्लस चार्ज होगा, सबसे कम किसकी होगी, जिस पे माइनस चार्ज होगा। जिस पे माइनस है इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो तो आराम से दे ही देगा, एडिशनल चीज को तो आदमी दे देता है कि चलो ठीक है पा गई कोई चीज हमें तो हम खुश हुए, ठीक है खुश होकर घर तक ले आए, मगर पीछे पीछे दूसरा आ गया भैया ये बचता तो मेरा था, ठीक है तो आप क्या कर देंगे, ले भाई चल ठीक है तेरा तू ले जा। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखें, तो अगर आयनिक एनर्जी इनकी पूछूं, आईपी पूछूं या आयनिक एनर्जी पूछूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी H प्लस की, और सबसे कम किसकी होगी H माइनस की, तो बीच में कौन आ जाएगा न्यूट्रल वाला। आगे बात समझ में नहीं, देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन है कह रहा है B2 इज पैरामैग्नेटिक, तो बिल्कुल ठीक बात है। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, B में होते हैं 5 और B2 में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन वाला मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, और कितने अनपेड होते हैं इसमें 2। तो ये कह रहा है B2 इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है उसका कि हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर B2 इज π2px। ये कह रहा है पाई B2 के केस में π2px बॉन्डिंग π2px क्या है, वो हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो देखते हैं चेक करते हैं, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है B2 के केस में, B2 के केस में क्या होती है, जो 14 से कम इलेक्ट्रॉन है या कह सकते हैं इसमें पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होती है तो सिग्मा 2pz बाद में आता है पाई बॉन्डिंग से। तो देखिए सिग्मा 1s एंटी, सिग्मा 2s एंटी, उसके पहले पाई बॉन्डिंग आ जाते हैं, उसके बाद सिग्मा p आता है, तो पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरिए 10, 2 2 4 2 6 2 8,
8 9 और 10, बस यहीं खत्म हो गई बात। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आके पड़ा, पाई 2p(x) में या पाई 2p(y) में, दोनों में से किसी में भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले इसमें जाए या इसमें जाए वो कह नहीं सकते, इसमें भी जा सकता है पहले, बाद में इसमें जा सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो इसने कहा कि हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 के केस में पाई 2p(x) है, बिल्कुल सही बात है, पाई 2p(x) कह सकता है या पाई 2p(y) वही है। ठीक, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, मगर पहली बात का ये दूसरा वाला रीजन नहीं है, क्योंकि ये B2 पैरामेट्रिक है, इसकी वजह से पैरामेट्रिक थोड़ी कि HOMO जो है वो पाई 2p(x) है, ये पैरामेट्रिक इसकी वजह से है कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक जो नेचर है, पैरामेट्रिक जो नेचर है, वो इस बात से थोड़ी आई है कि HOMO ये वाली ऑर्बिटल है, कोई सी वाली भी हो सकती है, इससे थोड़ी ना मतलब है। पैरामेट्रिक नेचर तो इस बात पर डिपेंड करती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामेट्रिक, और कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायमेट्रिक। तो ये भी सही है, ये भी बात सही है, मगर ये उसका रीजन नहीं है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगर ये भी करेक्ट होता और ये भी करेक्ट होता और ये सेकंड वाला इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती तो आंसर होता ए। चलिए एक और बात, इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितने, ये 2 एंटी बॉन्डिंग, ये 2 एंटी बॉन्डिंग, ये कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 10, तो 10 में से 6 तो हो गए बॉन्डिंग, 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग, बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल का आया 1। तो B2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, तो B के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा ध्यान दीजिए, B2 जो मॉलिक्यूल है वेपर होगा या गैस होगा, तो ये मतलब गैस, ये सॉलिड होगा कि वेपर होगा, तो B2 बोरॉन क्या होता है, सॉलिड, और सॉलिड होगा तो बहुत सारे बोरॉन होंगे, 2 बोरॉन नहीं होंगे, और ये कह रहा है केवल 2 बोरॉन का मॉलिक्यूल है। 2 बोरॉन का मॉलिक्यूल तो जब ही एग्जिस्ट कर सकता है जब ये वेपर फेस में हो, तो पहली बात तो B2 क्या होगा, वेपर फेस में होगा। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया, और ये बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब B के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा नहीं है, पाई है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गए हैं वो पाई ऑर्बिटल में गए हैं, और पाई ऑर्बिटल में गए हैं तो कैसा बॉन्ड होगा, जो पहला बॉन्ड होगा वो पहला ही बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो जनरली किसी भी 2 एटमों के बीच में पहला बॉन्ड कैसा बनता था, सिग्मा, मगर इसमें क्या हो रहा है, ये पहला बॉन्ड पाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि B2 में जो बॉन्ड है वो कितना है, सिंगल बॉन्ड है, और वो सिंगल बॉन्ड भी सिग्मा नहीं है, कैसा है, पाई है। चलिए ये कह रहा है कंपेयर CC बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ C2 एंड C2H2, C2H2 में और C2 में CC बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो C2 तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कंपेयर करेंगे हम। तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12, और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें पेयरिंग होती है, मतलब 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फिगरेशन लिख देंगे नाइट्रोजन वाला, 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी, और फिर आ जाएंगे पाई बॉन्डिंग, उसके बाद में सिग्मा 2p बॉन्डिंग आता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, 2 2 4 2 6 2 8, 10 11 12, देखिए क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12, पूरे हो गए 12। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया C2 का। अब बात करें बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें 2 एंटी बॉन्डिंग ये है, 2 एंटी बॉन्डिंग ये है, तो 12 में से 2 4 क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, तो बाकी 8 क्या बचेंगे, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हो गए कितने, 8, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 4, तो 8 - 4 कितने बचे, 4 बचे, और बाई 2 करेंगे तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 8, देखिए 8 - 4 कितना आ जाएगा, 4, और 4/2 करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, और 2 आ गया, तो CC के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। और अगर हम बात करें C2H2, तो C2H2 तो सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर खोल लेंगे आप। कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी, कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, 4, देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 इस पे और 2 इस पे, बाकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बैलेंसी, देखिए इसकी 2 बैलेंसी हो गई इस वाले हाइड्रोजन से पूरी, इस कार्बन की 2 बैलेंसी हो गई इस वाले हाइड्रोजन से पूरी, तो बची 2 2 2 बैलेंसी के लिए डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है, तो 2, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर कैसे कंपेयर करें, तो कंपेयर ये है, यहाँ पे जो नॉर्मल कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो एक सिग्मा और एक पाई, मगर इसमें दोनों बॉन्ड पाई हैं, कैसे, देखिए ये लास्ट के जो दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब किस में आ रहे हैं, सब किस में आ रहे हैं, पाई में आ रहे हैं, तो दोनों बॉन्ड कैसे होंगे, पाई। और ये मैंने आपको बताया था, यहाँ चमत्कार हो गया, इसमें दोनों ही बॉन्ड क्या है, पाई है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई, जनरली हम यही पढ़ते आए कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, तो इसमें डबल बॉन्ड में दोनों ही पाई बॉन्ड है। तो कार्बन में ध्यान रखना, कार्बन में दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड, तो इसमें दोनों बॉन्ड पाई हैं, जबकि इसमें एक सिग्मा और एक पाई, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ये वीक हो जाएगा, और ये वीक हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें होगी, इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, जबकि वहां पे क्या है, दोनों पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा से। चलिए पेयर ऑफ स्पेसीज विच डू नॉट एग्जिस्ट, कौन सा पेयर ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट तो वो नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से छोटा आ जाए। H2 प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, और 1 के केस में बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना, हाफ। H2 माइनस, इसमें कितना आएगा, 3, और 3 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ।
बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा ही, वो अलग बात है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। हीलियम 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और 4 वाला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। Li2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 6, और 6 मान में क्या हो जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा 4 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 Li के बीच में, और हीलियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। तो हीलियम 2 तो एग्जिस्ट नहीं करता मगर Li2 तो एग्जिस्ट करता है। वो कह रहा है पूरा पेयर कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, पेयर ऑफ स्पेसिस विच डू नॉट एग्जिस्ट, वो कह रहा है दोनों पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो पेयर में से एक एग्जिस्ट कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो इसलिए पूरा पेयर तो एग्जिस्ट, पूरा पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हीलियम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा मगर Li2 क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, वेपर फेस में। वेपर फेस क्यों, क्योंकि Li भी क्या होता है सॉलिड, और सॉलिड होगा तो Li के जो मॉलिक्यूल्स होगा, Li का जो कंपाउंड होगा, बहुत सारे Li एक दूसरे से चिपक रहे होंगे, तो केवल 2 ही Li का मॉलिक्यूल जब भी हो सकता है जब वो वेपर फेस में हो। B2 की बी में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, B2 में हो कितने हो गए 8, और 8 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता मॉलिक्यूल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0, 4 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में। ये है नियोन 2, नियोन 2 में भी कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 20, तो 20 का 20 पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 10 बॉन्डिंग 10 एंटी बॉन्डिंग। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो और टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। तो ये इनमें से इन दो इस पेयर में से दोनों में से कोई सा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये आंसर हो गया। हीलियम 2 प्लस, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और हीलियम 2 में 4, मगर ये प्लस है, प्लस का मतलब 3, और 3 है तो एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ जाएगा। S2, S2 तो देखिए S8 एग्जिस्ट करता है किसमें सॉलिड फॉर्म में, मगर S2 कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, S2 जब भी एग्जिस्ट कर सकता है जब वेपर फेस में एग्जिस्ट, जब वेपर फेस में हो, तो S2 एग्जिस्ट कर सकता है वेपर फेस में, और बिल्कुल किसकी तरह, जैसे O2 की तरह। तो S2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है लाइक ए O2, जैसे O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है ऐसे ही SO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो SO2 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, ये भी पैरामेटिक ये भी पैरामेटिक, मगर ध्यान रखें S2 एग्जिस्ट जब भी करेगा जब वो किसमें हो वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट में। चलिए, तो S2 एग्जिस्ट कर सकता है लाइक ए O2, मगर किस फेस में एग्जिस्ट करेगा, वेपर फेस में, सॉलिड फेस में नहीं, सॉलिड फेस में तो ये एसिड होता है। विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट, ये कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, एक H2 है और एक H है, तो इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन है अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है एक एटम है और एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी आयनिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 है, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें पड़ा होगा, केवल एटॉमिक ऑर्बिटल में, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूल में देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 में 1s हाइट H आपस में ऐड होंगे, और H का 1s आपस में ऐड होकर क्या बनाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी, और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 के 2 किसमें चलाए हुए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें पड़ा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो किसमें पड़ा है, एटॉमिक ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, उससे उसमें इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन पे, कहां, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, H2 की आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी किससे, H से। दूसरा, O2 से ज्यादा हो गई O की, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में, और O2 के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो किस में जाता है, पाई 2px एंटी और पाई 2p बाई एंटी, जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एंटी बॉन्डिंग में और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, और एटॉमिक ऑर्बिटल में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती है एज कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इससे ज्यादा आयनिक एनर्जी इसमें होगी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेरिजन टू दिस। क्लियर होगी बात, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है NO से ज्यादा, आयनिक एनर्जी नहीं पूछ रहा, आयनिक एनर्जी पूछता तो NO से ज्यादा किसकी होती है, NO प्लस की होती है, क्योंकि प्लस में आयनिक एनर्जी बढ़ जाती है और माइनस में घट जाती है। फिलहाल पैरामैग्नेटिक नेचर पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन है 15, और 15 है तो ये कैसा होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास एक अनपेड होगा, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और 14 हो गए E1, और E1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, तो ये डायमैग्नेटिक है ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा है, तो बिल्कुल बात ठीक है, ये वो कह रहा है मैग्नेटिक नेचर किसमें ज्यादा होनी चाहिए, तो NO में ज्यादा है, बात ठीक है। ये देखिए KO2 और ये O2 दिस, तो अगर K देखूं तो K जाएगा +1, तो O किस में जाएगा -1 में, तो यहां से तो आएगा O2 -1, और यहां से ये जाएगा माइनस में और ये जाएगा प्लस में, तो यहां से आएगा O2 प्लस, तो यहां से आ रहा O2 प्लस, यहां से आ रहा O2 माइनस, और हमें कंपेयर क्या करना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी OO की, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर,
O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17, और 17 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी 15, क्योंकि O2 में होते हैं 16 प्लस 1 का मतलब 15, और 15 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है O के बीच में, और यहाँ आ रहा है 1.5, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ओ की इससे। बात करें ये CO और ये CO प्लस, CO में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, मगर CO प्लस के केस में स्पेशल केस था, इसमें क्या है जो एक इलेक्ट्रॉन निकलता था जब CO से CO प्लस बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकलता था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि किस में से निकलता था, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल वैसा ही करेक्टर रखती है जैसा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या होगा, तो जब भी ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा एंटी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ गया होगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई होगी, घट गई होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा होता है CO प्लस में, इसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और इसमें हो जाता है 3.5, 3.5 क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से या तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ जाएगा या 0.5 घट जाएगा, तो इसमें इस केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलता है, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिल्कुल वैसी होती है जैसी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से बढ़ के 3.5 हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, तो CO प्लस में बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, और वो कह रहा है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये गलत है, ये क्या हो गया, पॉइंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, तो देखो ये बात समझ में आ गई थी, H2 में H2 मॉलिक्यूल कैसे बन रहा था, H और H एटम, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी 1s ये भी 1s, 1s आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी, दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा 0, तो H2 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो किस में पड़े हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और H एटम में किस में पड़े हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होती है, उसके बाद कम अट्रैक्शन इसमें, और सबसे कम इसमें, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किस में से होता है, एंटी बॉन्डिंग में से, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल में से, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो सबसे ज्यादा आयनिक एनर्जी किसके लिए होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, उससे कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, और सबसे कम होती है एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो H2 में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलेगा, जबकि H एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में से निकलेगा, तो H2 मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसलिए आयनिक एनर्जी H2 मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉन्डिंग में से निकलेगा, और H2 एटम से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि H2 एटम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में से निकलेगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती है। तो ये सब बातें मैं आपको बता ही चुका हूं कि KO2 में क्या होगा, K जाएगा +1, तो ये O2 आएगा -1, और O2 -1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17, और 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 0.5, यहाँ मैंने आपको बता चुका हूँ A से F6 ये जाएगा माइनस में तो ये जाएगा प्लस में, तो ये जाएगा O2 प्लस। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि प्लस जाए माइनस जाए, तो मैंने आपको बता रखा किसी भी कंपाउंड का पहला एलिमेंट क्या होगा प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस। कैटायन हमेशा लेफ्ट लिखे जाते हैं और एनायन राइट। तो ये NO2 O2 प्लस है, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए कितना है 0.5 और यहाँ 2.5, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ OO की इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसी सेम बात में बता दी CO में और CO2 में। तो बॉन्ड लेंथ किसमें, बॉन्ड ऑर्डर इसमें होता है 3, इसमें आता है 3.5, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो एंटी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलता था, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसमें बढ़ जाता था 3.5, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इसमें घट जाएगी, इसमें ज़्यादा होती है। तो यही पॉइंट क्या था, रॉन्ग दे रखा था उसने, बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा बता रहा है जबकि है किसकी ज़्यादा ये। तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ, ये कह रहा है 9th and 10th इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल एंटर इनटू द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन CO as one electron is take out of the CO from CO plus। जब CO से CO प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इट इज टेक आउट ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, जिससे क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाता है कम, ये कह सकते हैं अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, रिपल्शन कम अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, कुल मिला के बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी घट जाएगी, या कह लो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी घट जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्यों घटी होगी, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई होगी, अट्रैक्शन बढ़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी। चलिए
तो दीज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आल्सो हैव सेम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेक्टर। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बिल्कुल वैसा ही करेक्टर रखती है जैसा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेक्टर रखती है। तो एज द एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, इसमें डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितना, 0.5, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उसके इसमें घट जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड आयनाइजेशन एनर्जी। किसके लिए जी, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। O2 प्लस में कितने हो जाएंगे, 15। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 17, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 18। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इसके लिए कितना होगा 2.5, एक और बढ़ गया इसमें 1.5, और 18 में होता है 1। ये बॉन्ड ऑर्डर होते हैं इनके डायरेक्ट। 16 में 2 होता है, 15 में एक कम हो गया तो 2.5, 17 में एक बढ़ गया तो भी कम हो जाएगा कितना, 1.17 में देखिए 10 माइनस 7 कर लो, ये 6, 10 माइनस 6, यहाँ 10 माइनस 5, या 10 माइनस 7, या 10 माइनस 8, निकल का आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2, इसमें 2.5, इसमें 1.5, इसमें 1। अगर बात करें नेचर की, मैग्नेटिक नेचर ये क्या है, E1 है, E1 है तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, मगर ये स्पेशल है, 16 है ये, और 16 के लिए कितने अनपेड होते हैं, 2, तो ये पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होगा, ये ओड है तो एक अनपेड होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये ओड है तो एक अनपेड होगा, पैरामैग्नेटिक। ये E1 है तो डायमैग्नेटिक होगा, तो ये डायमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर पूछे तो सबसे ज्यादा O2 है, क्योंकि इसमें 2 अनपेड होंगे, बाकी सब में एक एक अनपेड होगा। चलिए, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आता है पाई 2p(x) एंटी और पाई 2p बाई एंटी, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जब 16 से 15 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, सिर्फ पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा। इसमें देखिए, अगर इसमें बात करें 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17, ये 16 था तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें बढ़ गया होगा, पाई 2px 2 हो गया होगा, और पाई 2p बाई एंटी 1 हो गया होगा। तो एंटी पाई 2px एंटी में 2 और पाई 2p बाई एंटी में 1। इसमें देखें तो 18 है, दोनों फुल हो गए होंगे पूरे। 16 था ये तो 18 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया होगा। तो इसमें 2 अनपेड थे, इसमें एक अनपेड था, इसमें भी एक अनपेड था, और इसमें कोई भी अनपेड नहीं था। समझ में आ गई बात। चलिए, अब ये, और यही क्या है इनकी, ये सभी एटम की यही क्या, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके बढ़ता है तो वो क्या कहलाती है, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सभी के केस में क्या होगी, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगी, पाई 2px या पाई 2p बाई, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। तो हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन पाई 2px में, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हम ये कह नहीं सकते कि पाई 2px में है कि पाई 2p बाई में, कोई सी में भी हो सकता है। चलिए, दूसरी बात क्या है, अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर देख लो पहले। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा, O2 प्लस, उसके बाद कौन होगा, O2 के बाद आएगा O2 माइनस, और सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, O2 माइनस 2, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर के घटता हुआ डिक्रीज, जिसका बॉन्ड, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी उल्टी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की उल्टी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें हो जाएगी, O2 माइनस 2 में, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब बात कर रहा है आयनेशन एनर्जी। तो आयनेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स में अगर हमें देखना है तो मॉलिक्यूल्स में अगर ये भी O2 सब एक जैसे तो मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल से जनरेट हुए आयंस हैं। तो इसमें तो मैंने आपको डायरेक्ट फंडा बता रखा, अगर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, प्लस वाले की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा और माइनस वाले की कम। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी, और माइनस चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी घटेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी, प्लस वाले की। उसके बाद नेगेटिव से पहले कौन आ जाएगा, न्यूट्रल। तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी NO2 प्लस की, वो O2 प्लस की, फिर O2 की, उससे कम O2 माइनस की, और सबसे कम हो जाएगी O2 माइनस 2 की। अगर इनमें बात करें O2 एटम भी ले आओ, तो O2 एटम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेगा, और O2 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब किस में पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना होता है एंटी बॉन्डिंग में से, और सबसे मुश्किल होता है बॉन्डिंग में से। तो इसलिए O एटम की आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी इन सभी O2 मॉलिक्यूल से, या O2 मॉलिक्यूल के जितने भी आयन्स हैं। चलिए, खैर बात कर लें, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट बतानी, ऑल इसमें जो है, इसमें जितने भी O2 हैं तो इनमें सब में इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा था, ऑल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकल रहा था, इसलिए जो IP थी वो O2 से क्या थी, सबकी कम थी। एक और बात है, अब इसमें जब सब में इलेक्ट्रॉन किस में है, सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सब में है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो लास्ट हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इन चारों के चारों में। तो अगर हम बात करें
तो ये क्या होगा, नॉन, ये कह रहा है नॉन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय देना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय क्या चाहेगा, देना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो है नहीं, और जब लेगा नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि हमारे में से एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन जितने कम हो जाए उतनी बढ़िया बात है, तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, खुद तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर वो एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग है तो वो कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, लेना नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो वो किस में जाके पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में जाके पड़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए सेम कहानी, जैसे N2 N2 प्लस O2, इसमें भी वही बताना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, इसमें 13, इसमें 15, इसमें 16, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब घट गया तो भी एक, अगर एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो भी 1.5 घट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भी 0.5 घट जाएगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, इसमें भी 2.5, इसमें भी 2.5, और इसमें कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब एक बात करें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की, तो ये E1 है, E1 है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ओड है तो पैरामैग्नेटिक, ओड है तो पैरामैग्नेटिक। ये E1 है, मगर ये E1 स्पेशल वाला है, कौन सा, 16 वाला। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास कितने अनपेड होते हैं, 2। अगर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखें इनकी हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें क्या होगी, सिग्मा 2p z आता है। ये सब किसके बेसिस पर लिखेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन 16 है तो 16 कॉन्फ़िगरेशन वाला हमें क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, N2 वाला, क्योंकि इन सब के पिताजी तो N2 ही हैं, N2 मॉलिक्यूल से तो पैदा हुए, भले ही इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो। कभी सोच लो कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कौन सा लिखना है, जिसमें जो इनका पेरेंट्स एटम है, पेरेंट्स एटम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो 14 या 14 से कम वाला है। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाके पड़ता है, सिग्मा 2pz में। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिग्मा 2pz में 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अगला इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz 14 पे भर जाता है, तो फिर कहाँ जाएगा, पाई 2px एंटी में, और इसमें पाई 2px एंटी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। अब ये देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तो क्या है, अगर हम बात करें इसमें क्या है, इसमें लास्ट ऑर्बिटल कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी लास्ट कौन सी है, एंटी बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और ये देना चाहेगा तो ये कैसे काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, लेना तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया तो और सत्यानाश हो जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो N2 माइनस और N2 प्लस तो कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में है। मगर यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कैसी है, बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग है तो ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए उतनी बात मजेदार हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो खुद कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो N2 प्लस कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, और N2 माइनस या N2 माइनस 2 कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो कैसे याद रखना है, अगर लास्ट जो HOMO जो हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर वो एंटी बॉन्डिंग है, अगर वो एंटी बॉन्डिंग है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर बॉन्डिंग है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। स्टेबिलिटी की बात कर लें तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें N2 से ज्यादा तो कौन होगा, 2 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसमें है, और 2 से ज्यादा इसमें 2.5, और 2.5 से ज्यादा इसमें। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो गया N2 क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा N2 माइनस 2 क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। बीच में बचे दोनों, इन दोनों में क्या चेक कर लेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें कितने होंगे, इसमें का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसमें कितना आएगा, 9 माइनस 4, और इसमें आएगा 10 माइनस 5। तो यहाँ पे 5 एंटी बॉन्डिंग है, उसमें कितने हैं, 4 हैं। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो N2 माइनस लेस स्टेबल होगा, N2 प्लस ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसकी उल्टी हो जाएगी स्टेबिलिटी की, ठीक है। आईपी की बात कर लें तो आईपी मैंने आपको बता रखा है, अगर कोई सेम ही मॉलिक्यूल है ये, तो इसमें क्या देखना है, प्लस वाले की ज्यादा हो जाएगी और माइनस वाले की कम। तो सबसे पहले तो प्लस वाला, उसके बाद न्यूट्रल वाला, उससे भी कम हो जाएगी कौन, माइनस वाले की, उससे भी कम ये माइनस। अब बात करें इसमें नाइट्रोजन एटम कहाँ आएगा,
तो नाइट्रोजन एटम इन वालों से तो क्या आ रहा है पीछे और इन वालों से क्या आ रहा है आगे। रीजन क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस में से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग में से। एंटी बॉन्डिंग में से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आईपी कम हो जाएगी। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा देखिए वो किस में से निकलेगा, बॉन्डिंग में से, और बॉन्डिंग में से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसमें से कहाँ निकलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो इन दोनों में से तो निकलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंटी बॉन्डिंग में से, और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल में, और यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। देखिए जैसे NO, NO प्लस, NO, NO माइनस, NO2, तो सेम कर लेंगे बिल्कुल। हेट्रो न्यूक्लियर एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मगर आप सिंपल कैसे एज्यूम कर लेंगे, बिल्कुल होमोन्यूक्लियर की तरह। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 15, एक इसमें निकाल दिया तो इसमें 14, इसमें 16, इसमें 17, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सब निकाल ही लेंगे। 14 पे 3, 16 पे 2, और इस पे भी क्या होगा 2.5, इस पे क्या हो जाएगा 1.5। अब बात कर लें पैरामैग्नेटिक, तो 14 है, इवन है तो डायमैग्नेटिक, ओड है तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ओड है तो पैरामैग्नेटिक, और ये इवन कौन सा है 16 वाला, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। इस पे एक अनपेयर्ड, इस पे एक अनपेयर्ड, इस पे 2 अनपेयर्ड, इस पे 0। बात कर लें स्टेबिलिटी की, तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख देंगे। स्टेबिलिटी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, NO प्लस का, तो सबसे स्टेबल NO प्लस, और सबसे कम कौन हो जाएगा NO माइनस 2। ठीक है, बात करें किसकी, बॉन्ड लेंथ की, तो स्टेबिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। आईपी की बात कर लें तो देखिए आईपी की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या होगा, जिस पे प्लस है उसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा, और जिस पे माइनस है उसकी कम। तो सबसे प्लस NO पे प्लस है, फिर उसके बाद आएगा न्यूट्रल वाला, उसके बाद कौन आएगा NO माइनस, उससे भी बाद आएगा NO माइनस 2। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक एनर्जी कम होती जाएगी, और प्लस चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक एनर्जी बढ़ेगी। मगर एन एटम को रखना चाहें तो देख लो, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग वाले से तो कम आएगा एटॉमिक वाला, मगर एंटी बॉन्डिंग से पहले। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसमें से, बॉन्डिंग में से, और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंटी बॉन्डिंग में से। तो एंटी बॉन्डिंग से पहले आ जाएगी आयनिक एनर्जी, और बॉन्डिंग से कम हो जाएगी किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, यानी कि एन एटम की। क्लियर। नेक्स्ट, O2 एंड N2 माइनस डिफर इन। देखिए इसमें अगर बात करूं O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 16, और N2 माइनस 2 में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, क्योंकि N2 में होंगे 14 और माइनस 2 का मतलब 16। मगर डिफरेंस क्या है, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो O2 वाला लिखा जाएगा, और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन भले ही इसमें 16 हो, मगर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिखा जाएगा, N2 वाला, मतलब 14 वाला, क्योंकि इसके पिताजी इसका सोर्स तो N2 ही है, N2 मॉलिक्यूल से ही तो ये N2 माइनस 2 आयन आया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया लिखा जाएगा वो N2 वाला, और इसमें लिखा जाएगा O2 वाला। तो इसमें जो लास्ट, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ जाएगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 2, इसका भी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा, मगर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी, क्योंकि एटम क्या है ये डिफरेंट। बॉन्ड लेंथ सेम क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने हैं 16, मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है N2 का, इसका O2 का कुछ और। इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा 2p z पहला आता है पाई 2px पाई 2py से, और इसमें क्या होगा पाई 2px पाई 2py पहला आता है सिग्मा z से। तो एक तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक अगर स्पेसिस है तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है और मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो सकता है, मगर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, और क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी। एनर्जी लेवल ऑफ सिग्मा 2pz एंड पाई 2px, हाँ जी ये लेवल डिफरेंट होगा। इस केस में N2 के केस में क्या होगा, पाई 2px पहले आएगा, सिग्मा 2pz बाद में आएगा। O2 के केस में क्या होगा, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी और पाई 2px की एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में क्या होगा, सिग्मा 2pz और पाई 2px का एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट। एक में ये ज्यादा होगी एनर्जी और एक में इसकी ज्यादा होगी। तो दोनों आंसर हो गए। नेक्स्ट, इफ sp mixing is not obtained then which of these change their magnetic nature। ये कह रहा है अगर sp mixing ना हो, sp mixing ना हो मतलब जब sp mixing होती थी तो क्या होता था, सिग्मा 2pz पाई 2px से उठ के बाद में पहुंच जाता था, और जब मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py से पहले रहेगा, मतलब O2 वाला मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जो O2 का था, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा थे वो वाला कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। कब, जब मिक्सिंग नहीं होती। भाई सिग्मा 14 या 14 से कम वाला इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा क्यों थोड़ा सा बदल क्यों जाता था, क्योंकि सिग्मा 2pz आगे पहुंच जाता था, क्यों, इंटरमिक्सिंग की वजह से।
और उसने मना कर दी कि इंटरमिक्सिंग नहीं है। अगर इंटरमिक्सिंग नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा किस पे, वो कह रहा है इफ sp मिक्सिंग इज नॉट अज्यूम नॉट ऑब्जर्व then which of the following change, then which of these change their magnetic nature, तो इनकी मैग्नेटिक नेचर में क्या चेंज होगा। अगर B2 की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन थे और फिलहाल क्या था ये पैरामैग्नेटिक। C2 में इलेक्ट्रॉन थे 12 और 12 के लिए E1 का मतलब डायमैग्नेटिक था। C2-2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 मतलब E1 मतलब डायमैग्नेटिक था। N2 का मतलब N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे 14, मगर N2 प्लस है तो 13 इलेक्ट्रॉन, 13 का मतलब पैरामैग्नेटिक था। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन E1 थे, मगर 16 स्पेशल होता है तो इसमें क्या हो जाएगा 10 वाला, 16 वाला क्या होता है इसमें E1 होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक था। और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, मगर B2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 9, और 9 वाला ऑड हो गया और ऑड में अभी भी पैरामैग्नेटिक। तो ये अभी सिचुएशन थी, तो वो कह रहा है अगर इंटरमिक्सिंग ना हो तो इनमें इनकी मैग्नेटिक नेचर में क्या किसी में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो इसकी में चेंज आ जाएगा B2 की में। देखिए B2 में क्या होगा सिग्मा 2p सिग्मा 1s एंटी सिग्मा 2s एंटी, और अब क्या हो जाएगा पाई 2p x आ जाएगा पहले, पाई 2p x पाई 2p बाई से पहले कौन आ जाएगा सिग्मा 2p z आ जाएगा। नहीं तो B2 के केस में क्या होता था ये बाद में आता था, पहले पाई वाले आते थे। अब कॉन्फ़िगरेशन रखूंगा तो 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 हो गए। 10 आने पे भी क्या हो गया ये अनपेड हो गया। अब इसमें किसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है, सबके सब पेड हो गए। तो पहले क्या था ये पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेड आते थे 2, और अब कितने आ रहे हैं कोई भी अनपेड नहीं है, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो एक तो किसमें चेंज हो गया इसकी मैग्नेटिक नेचर में क्या हो जाएगा चेंज। दूसरा C2 में 12 इलेक्ट्रॉन थे भरिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो यहां तक आ गए। उसके बाद आएंगे पाई वाले तो 11 और 12, तो अब इसमें कितने हो गए अनपेड 2 हो गए, पहले कितने अनपेड थे 0। तो ये डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और वो पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, किसकी वजह से जब इंटरमिक्सिंग खत्म कर दी जाए तो। और ये C2-2 इसमें कितने हैं 14 में कोई दिक्कत नहीं, 14 डायमैग्नेटिक ही रहेगा। तो अगर ध्यान रखना अगर इंटरमिक्सिंग है तो स्पेशल केस कौन सा है, स्पेशल केस है कौन सा 10 वाला पैरामैग्नेटिक, और अगर इंटरमिक्सिंग नहीं है तो 10 वाला क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक और 12 वाला क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख कर रख लेंगे भैया, देख लेंगे लिख के जरा सा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कलर ऑफ द हेलोजन इज ड्यू टू, हेलोजन में जो कलर आता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से आता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोवेस्ट अनएक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही है जी, हेलोजन में जो कलर आता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से आता है। कौन सा ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन HOMO से ट्रांसफर हो जाए किसमें LUMO में। और दूसरा कह रहा है पोलराइजेशन, नहीं पोलराइजेशन की वजह से भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नहीं जी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी नहीं। तो ये सब की वजह से कलर आ सकते हैं कंपाउंड में, मगर हेलोजन में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जब वो हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जंप कर जाए लोवेस्ट अनएक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ये कलर भी मैंने आपको बताया, F2 का कलर कैसा था लाइट येलो, Cl2 का कलर था ग्रीनिश येलो, और Br2 का था रेडनिश ब्राउन, और I2 का था वॉयलेट। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है आपको, वहां आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्विक रिवीजन हो गया एक, आप यहां से पढ़ सकते हैं, मगर बेसिक लेक्चर, बेसिक बात जो इससे पहले 3 लेक्चर लिए हैं बेसिक बात उन्हीं के अंदर है, ठीक है। चलिए थैंक्स।